गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है अभी सबके? बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान भी बहुत है। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस लगाओ और डायरेक्ट आंसर पाओ, ऐसा बहुत बार होता है। तो इस चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिजिक्स क्या चीज है, कौन सा सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या समझते हैं इसमें, तो वो चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखो, फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो भगवान के बनाए कानून और उसकी दुनिया को देखता है या उसकी दुनिया को पढ़ता है। एग्जाम्पल, ग्रेविटी की बात करें, है ना, कि ग्रेविटी थी, भाई न्यूटन साहब थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, देखा कि जो सेब है वो गिरा, तो उन्होंने देखा कि सेब कहाँ गिरा, नीचे। तो न्यूटन साहब ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा कि सेब नीचे गिर रहा है, सेब इधर या उधर या ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कुछ कुछ दिमाग लगा के फिर ग्रेविटी की बातचीत शुरू हुई कि भाई ग्रेविटी होती है। अच्छा, ग्रेविटी किसने बनाई? मैंने? न्यूटन साहब ने? ना। किसने बनाई? भगवान ने, नेचर ने बनाई। हम लोग कहते हैं कि नेचर ने बनाई है, बिल्कुल सही बात भी, ग्रेविटी तो नेचर ने बनाई है। और भी कुछ देखो, जैसे कि लाइटनिंग, है ना, लाइट होती है, लाइट, बिजली गड़गड़ाई, ओ लाइट आई, तो बिजली जो चमकी वो किसने बनाई? वो भी नेचर ने बनाई, हमने थोड़ी ना बनाई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो भी चीजें बनी है ये दुनिया में, किसने बना रखी है? ये नेचर ने बना रखी है, भगवान ने बना रखी है। तो यही सब पढ़ना, इन्हीं सब चीजों को समझना, यही फिजिक्स है। और इनको समझता कौन है, पढ़ता कौन है? हम लोग, साइंटिस्ट लोग, है ना। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ते हैं और वो पढ़ के दुनिया को बताते हैं कि देखो भाई, भगवान ने कुछ ऐसा कानून बना रखा है। एग्जाम्पल, कि भाई एक रेजिस्टेंस होगा, अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो करंट बह जाता है। ये कानून है, इसको ओम्स लॉ के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में ये लॉ किसका है? भगवान का। ओम्स लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि ओम सर ने, अपने अंकल ओम ने इसके बारे में बातचीत करी थी, इसलिए ओम्स लॉ के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जो किसी बंदे से या किसी साइंटिस्ट के नेम से रिलेट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में वो भगवान ने बनाए थे, वो नेचर ने बनाए थे। तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, उन्हें पढ़ते जा रहे हैं, साइंटिस्ट के नाम से वो लॉज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं और 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद उस लॉ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि भाई ऐसा भी होता है लेकिन ऐसा भी होता है। तो फिर कुछ करेक्शन के नाम से वो लॉज आ जाते हैं अपने पास। वही सेम कानून को हम लोग कुछ करेक्शन के साथ पढ़ लेते हैं। ये हम सबको पता क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? ये सब पता लग रहा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। कुछ तो हमें दिखा, ऑब्जर्व हुआ, हमने ऑब्जर्व करके इस भगवान के नेचर को, इस दुनिया को जानने की कोशिश करी। कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, एक्सपेरिमेंट करने पे पता चला कि हाँ ऐसा होता है। तो फिजिक्स वो सब्जेक्ट है पढ़ने का जो दुनिया में ऑलरेडी है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर, और उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बनाए हुए कानून, जो भी भगवान ने कानून बनाए हैं, जैसे कि V=IR होता है जनरल साइंस में बोले तो एक कानून है भगवान का बनाया हुआ, तो वो कानून या लॉज को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। सो दिस इज अ सब्जेक्ट फिजिक्स। सो इट इज अ सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट इट्स द नेचर एंड इट्स लॉज। दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिक्स। और हमने नेचर को बहुत ही कम पढ़ा अभी तो हमने नेचर को पढ़ा ही नहीं है, ये समझो। नेचर भी बहुत बढ़िया, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। हमने कुछ तुच्छ इत्तो सा उसका पार्ट पढ़ा है अभी तक, बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ा है, बहुत बड़ा पार्ट अभी बाकी है। अब जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो हम लोग किसी चीज की वैल्यूज देते हैं, जैसे करंट हो गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब की वैल्यूज बताते हैं हम लोग। इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपने को डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है तो अपने को बतानी तो पड़ेगी ना दुनिया में, हाँ कि भाई साहब मैंने ना ये फाइंड आउट किया, ये। अब ये क्या है? वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। हेडिंग डाल लो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बहुत बढ़िया भाई, नया चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, ओके। ये क्या चीज होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में या एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको मेजर किया जा सके।
है ना, इसके बारे में बातचीत करी जा सके, इसकी कुछ वैल्यू बताई जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इसके लॉज बनते हैं, ये लॉज में फॉर्मुलेट हो जाती है। सो कहा गया कि इट इज द वन विच कैन बी measured and can be used to make laws। कुछ कानून, कुछ लॉज, कुछ फॉर्मूलाज बनाने के लिए इसको यूज किया जा सके, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल मास, है ना, जैसे कि फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हमने यूज करा। सो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, तीनों को हम लोग मेजर करते हैं, तीनों की वैल्यू बताते हैं हम लोग। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, इन्फिनिट एग्जांपल, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, और फोर्स हो गई, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, एवरीथिंग इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर किया जा सके, जिसकी वैल्यू बताई जा सके और जिसको फॉर्मूले में यूज किया जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल, कि भाई इससे समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मास, टाइम भी मेजर होता है, टाइम भी फॉर्मूलाज में यूज होता है, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। और बताओ सर, कुछ और बताओ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एग्जांपल मैं मास की बात करूं, हम लोग मास कहते हैं कि मास इज इक्वल टू 5 kg। सर 5 kg ऐसा बोल देते हैं ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने मास की बात करी, मास या फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, उसके एक मास की वैल्यू ले ली 5 kg, कि 5 kg आया सर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, फोर्स की यूनिट न्यूटन, हाँ कि ना, बिल्कुल, ओके। तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अपने को कम से कम मैग्नीट्यूड और यूनिट, दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है सर, बात तो सही कह रहे हो आप, पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो क्या यूनिट डिफाइंड रहती है? क्या हम मास के लिए केजी ही यूनिट यूज कर सकते हैं? क्या हम लेंथ के लिए सिर्फ मीटर ही यूज कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारी यूनिट होती है। लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं। हाँ कि ना सन्नाटो, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड जो कि नंबर है, ये नंबर, और एक चाहिए यूनिट जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, अब ये n इंटू यू ये कांस्टेंट रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ n एंड u इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, अभी चमकेगा। मान लो कि मैं लेंथ की चर्चा कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं 1000 मीटर की। मान लो कि मैं 1000 मीटर की चर्चा करने वाला हूं। ठीक, अब अगर जो मीटर है ये यूनिट बड़ी कर दो, मीटर से बड़ी यूनिट, मीटर से बड़ी यूनिट, सर किलोमीटर ले लो। अगर मैं किलोमीटर ले लूं तो मैंने यूनिट को बड़ा कर दिया, m को बढ़ा दिया, मीटर से किलोमीटर में चला गया। तो तुम्हारा u अगर बढ़ गया है तो n कम होना चाहिए। अरे तभी तो n इंटू यू कॉन्स्टेंट रहेगा ना। अगर तुमने यूनिट को बढ़ा दिया तो n को कम करो, और ये n कम होकर कितना हो जाता है, 1। कितना हो जाता है, 1। सर चमका, बात तो सही कह रहे हो सर। अगर आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो आप यूनिट को बड़ा कर रहे हो, 1000 गुना बड़ा कर रहे हो। देखो देखो देखो, 1000 गुना बड़ा कर रहा हूं मीटर से किलोमीटर जाने में। तो जो n था उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सही। सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसीलिए मैंने कहा n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई अपने, n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट। अब बात यह है, जो तुम्हारी यूनिट होगी, यूनिट वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहां पे 1000 मीटर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। 1000 मीटर का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास एक यूनिट है जिसकी वैल्यू है 1 मीटर। वो स्केल देखा, वो होता है कपड़े वाली दुकान पे ना, इतना बड़ा मीटर सा होता है, वो स्केल होता है। तो अगर मान लो उसने 5 मीटर कपड़ा देना है तो 5 स्केल नाप देगा। 1 स्केल, 2 स्केल, 3, 4, 5, ये लो भाई कपड़ा, ऐसे दे देता है। तो 1000 मीटर का मतलब कि हमने 1000 बार ये स्केल रखा, 1 स्केल,
2 स्केल, 3, 4, 5 ऐसे 1000 बार वो स्केल रखा, तो हमने उसको बोल दिया कि ये 1000 स्केल के बराबर हुआ। वो स्केल कौन सा? वो वाला, वो कपड़े की दुकान वाला, 1 मीटर की लंबाई होती है उसकी, समझे? ठीक है सर जो वो वाला स्केल है, वो स्केल अगर 1 मीटर का है, मैं अपना स्केल बना लेता हूं, इस स्केल की चर्चा कर लेता हूं। सर क्या मैं इसको एक यूनिट बोल सकता हूं? 1 स्केल? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मान लो कि इस बोर्ड की लंबाई नापनी है ना, बोर्ड की लंबाई, तो मैं स्केल से नाप लेता हूं। 1 स्केल हो गया, 2 स्केल हो गए, 3 स्केल हो गए, बहुत बढ़िया, 4 स्केल हो गए, वाह। मतलब बोर्ड की लंबाई, लेंथ ऑफ बोर्ड, मेरा क्या आंसर आया? लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 4 स्केल्स। मतलब कि मैंने जो भी यूनिट है, यूनिट, वो मैंने एक स्केल ले ली, मेरा ये स्केल है, बस ये मेरी एक यूनिट है, मैंने मान लिया इसको, ये मेरी एक यूनिट है, एक स्केल। तो बोर्ड की लंबाई कितनी होगी? 4 स्केल्स। अभी अभी करके दिखाया ना। तो यहां पे जो मेरा मैग्नीट्यूड आया, नंबर आया, वो आया 4, और मेरी यूनिट आई स्केल। चमका सन्नाटो। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि बेटा जा गिलास में पानी लेके आ, कितना? 3 उंगल पानी ले आइयो, 3 उंगल ऐसे बोलते ना, 3 उंगल पानी ले आइयो। तो 3 उंगली पानी का मतलब कितना पानी लेके आना गिलास में? इतना पानी। हाँ कि ना सन्नाटो, चमक रहा है। 3 उंगली पानी लेके आना। तो 3 उंगली पानी का मतलब ये है कि भाई 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, ये 1 उंगली मेरी एक यूनिट है, दिस इज अ यूनिट। तो 3 यूनिट पानी लेके आना तुमने। जो पानी की जो डेप्थ होनी चाहिए वो 3 उंगली होनी चाहिए। तो वहां पे मैंने एक यूनिट को एक उंगली से डिफाइन कर दिया और मेरा नंबर 3 हो गया, 3। चमका। तो हम लोग किसी भी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि मैं बोलूं इस दीवार की हाइट बताओ, इस दीवार की हाइट। तो दीवार की हाइट कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि भाई 20 ईंट जितनी हाइट है इसकी, 20 ईंट जितनी हाइट। मतलब अगर एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर मैं ईंट रखते जाऊं, तो जब मैं 20 ईंट तक रख लूंगा तो मेरे पास दीवार की हाइट आ जाएगी। समझ में आया? पक्का? तो हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा। अब ये पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, है ना? वो पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट एक टाइप हो गया इसका फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेसिक, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके सर, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटी हैं। लेंथ है, टाइम है, मास है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, बहुत सारी। अब कुछ क्वांटिटीज इनमें ये होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो खुद से डिफाइन हो रही हैं। एग्जांपल मास। मास किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। मास ना तो टाइम पे डिपेंड करता है, ना ही फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा मास है, मान लो कि मेरा मास 80 किलो ले लो मेरा मास, तो 80 किलो का लगता हूँ मैं होऊंगा, तो 80 किलो मेरा मास है। मेरा मास दोपहर के 1 बजे भी 80 किलो है और शाम के 4 बजे भी 80 किलो है। वो कोई टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मेरे ऊपर कोई फोर्स किधर से मर्जी लगा दे, ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, कितनी मर्जी फोर्स लगा दे, मेरा मास 80 किलो चेंज नहीं हो रहा। तो जो मेरा मास है ना, वो इंडिपेंडेंट है सबके। सो द मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, कि भाई मास अपना इंडिपेंडेंट है सब चीज के। तो ठीक है भाई, मास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। और देखते हैं, वेट की चर्चा कर लेता हूं। वेट है ना, वेट कितना, जैसे कि मेरा, हम कहते हैं ना कि हम 600 न्यूटन मेरा वेट है, 800 न्यूटन मेरा वेट है, mg इज वेट, है ना। तो mg है जो वेट, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी अर्थ पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, मार्स पे कुछ और होगी। तो जो तुम्हारा वेट है वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे तुम प्लेनेट चेंज करोगे, या फिर जैसे जैसे तुम हाइट चेंज करोगे तुम्हारा वेट चेंज होगा। तो तुम्हारा वेट डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे, इसलिए तुम्हारा वेट इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी। चमका सन्नाटा, पक्का? ओके। और सुनो, टाइम की चर्चा कर लेते हैं। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता सुना होगा ना, टाइम वक्त, वक्त के पहले और वक्त किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सुना ना। ओके, तो वो वक्त की बात कर रहा हूं। वक्त अपना चलता रहता है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको दुनिया के मोह में ऐसे कोई मतलब नहीं है, वक्त अपना चलता रहेगा। सो वक्त या टाइम इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वो भी एक बेसिक क्वांटिटी है, वो खुद से डिफाइन हो रही है और वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे कुल मिला के हम लोगों ने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन करी हुई हैं 7। कितनी है? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। दीज आर
these are those quantities, क्या लिखना है इसको, QUANTITIES, हाँ स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ रहती है भाई. These are those quantities which are independent of other physical quantities. ये खुद से डिफाइन होती हैं और बाकी फिजिकल क्वांटिटी से ये इंडिपेंडेंट रहती हैं. तो कौन कौन सी हैं वो साथ चर्चा करता हूं. पहला है अपना मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, ओए होए होए, फोर्थ इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके बहुत बढ़िया. फिफ्थ इज टेम्परेचर, ओए होए होए होए, टेम्परेचर. ठीक है सर दो और रह गई, लिखता हूं. सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सर क्या क्या लिखवा रहे हो, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं. ओके. सेवेंथ होती है लाइट की इंटेंसिटी. समझते हो लाइट की इंटेंसिटी? लाइट आती है ना, अगर लाइट थोड़ी थोड़ी डिम आ रही, छोटा बल्ब लगा रखा है, बहुत कम है, बड़ा बल्ब लगा दो 200 वाट का, बहुत ज्यादा है. तो वो जो इंटेंसिटी होती है ना, ये ज्यादा या कम बोलते हैं, ये इंटेंसिटी होती है. तो इंटेंसिटी भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं. अरे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है. ओके तो ये अपनी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन हो गई. ये हमने कहा कि इनको हम लोग बेसिक क्वांटिटीज मान के चलेंगे. पहली 3 कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, हम लोग ज्यादा इन्हीं का यूज करते हैं. ये बाकी करंट और टेम्परेचर भी यूज होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी यूज होते हैं, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी कुछ खास यूज होती नहीं है. तो यही जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है. इन्हीं के आले दुआले या इन्हीं के इधर इर्द गिर्द अपनी दुनिया घूमती रहेगी, मास, लेंथ और टाइम के. बाकी भी हैं 7 है. अब है कि इनको कुछ यूनिट सिस्टम डिफाइन किया गया. इनके लिए यूनिट सिस्टम होते हैं, कुछ बहुत सारे टाइप के यूनिट सिस्टम बना सकते हैं हम लोग, पर 4 कुछ स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाए गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं. तो वो यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी यूनिट्स डिफाइन करी गई कि भाई मास को तुम ये वाली यूनिट में लोगे, लेंथ को तुम ये वाली यूनिट में लोगे, टाइम को तुम ये वाली यूनिट में लोगे, वगैरह वगैरह वगैरह. वो मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि यूनिट कौन कौन सी डिफाइन हुई. तो जैसे मास के लिए किलोग्राम में लिखना बोला गया, किलोग्राम. ये कब डिफाइन हुआ और क्यों डिफाइन हुआ? देखो यूनिट क्या है कि जैसे इंडिया में हम लोग केजी में अपना मास बताते हैं कि भाई मेरा मास 40 केजी है, 50 केजी है, 80 केजी है. वहीं तुम यूएस में सुनोगे वो पाउंड्स यूज करते हैं, क्योंकि जो उनका सिस्टम है, जो वो यूनिट्स यूज करते हैं, वो कोई और टाइप का सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग कुछ और टाइप का यूज करते हैं. अब मान लो कि 2 देश मिलके कोई एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, कि मान लो कि रशिया और अमेरिका मिलके कोई स्पेस में कुछ रॉकेट नापने की वो दागने की कोशिश कर रहे हैं, रॉकेट दागने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. अमेरिका वाले ने पूछा भाई इसकी लेंथ की वैल्यू बताओ, कुछ वो होगा, कुछ लगा रहे होंगे, भाई इसमें अपने को ये पुर्जा लगाना है, इसकी लेंथ की वैल्यू बता दो. अमेरिका वालों ने तो सोचा ये मीटर में बताएगा, उन्होंने बता दी फीट में. 10 ले लो, 10. अमेरिका वालों ने 10 मीटर का पुर्जा लगा दिया. उधर रशिया वालों ने तो 10 फीट का लेंथ बताई थी, अमेरिका वालों ने मीटर में लगा दिया. तो ये तो गड़बड़ हो गई. अब इस गड़बड़ को ना होने देने के लिए जो बुजुर्ग लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे पुराने, वो बैठे, मीटिंग बुलाई. उन्होंने कहा इधर आओ भाई, न्यूटन साहब इधर आओ, ये अंकल इधर आओ, कुलम अंकल इधर आओ, सुनो इधर बात सुनो. मुद्दा ये है कि वो कुछ और बोलता है, ये कुछ और समझता है. ये देश वाला बोलता है कि 10 फीट का लगाओ, वो समझ लेते 10 मीटर का लगा दो. तो कुछ स्टैंडर्ड बनाओ भाई, ऐसे नहीं बातचीत चलेगी. सारे देश उस स्टैंडर्ड को माने कि जब भी हम लोग बात करें कि हम लोग एक स्टैंडर्ड में बात करें. अगर वो 10 मीटर बोल रहा है तो वो 10 मीटर समझे, वो उसको 10 फीट ना समझे, या वो 10 फीट ने बोले और ये 10 मीटर ना समझे. तो कुछ एक स्टैंडर्ड बनाओ कि कॉमन होना चाहिए. तो वो उसके लिए एक बनाया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो भी लिखवाऊंगा मैं. तो उसमें अभी फिलहाल बता रहा हूं, उसमें कहा गया कि मास को हम लोग किलोग्राम में लेंगे, ना ग्राम में लेंगे,
ना ही बहुत ज्यादा चीज यानी कि मेगाग्राम में लेंगे या मिलीग्राम में लेंगे ना, वो बोला कि किलोग्राम में लेंगे मास को। तो मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट्स बता रहा हूं, यूनिट्स, ठीक है। मास को किलोग्राम में लेंगे, कहा गया लेंथ को हम लोग मीटर्स में लेंगे, मीटर्स, और टाइम को हम लोग लेंगे सेकंड्स में, सेकंड में। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को लिया जाएगा एम्पियर में, किसमें लिया जाएगा, एम्पियर्स में। टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर तो वैसे डिग्री सेल्सियस भी होते हैं, डिग्री फahrenheit भी होता है, पर केल्विन को हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग केल्विन में लेंगे टेम्परेचर को। चमका, बहुत सही। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल, क्या मोल, नहीं तो पढ़ोगे अभी, मोल आएगा, मोल कॉन्सेप्ट, गोल कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे। तो क्या मोल में गोल हो जाते थे हम लोग, इसलिए हम लोग इसको गोल कॉन्सेप्ट बोलते थे। तो मोल आएगा, एक मोल, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में रिप्रेजेंट होगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में। बहुत बढ़िया सर। सर ये इंटेंसिटी का भी बता दो, याद कर लो, ये कैंडेला होती है, कभी यूज नहीं आएगा इसका, कैंडेला, स्पेलिंग शायद सही लिखा है मैंने, कैंडेला इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक। अब किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी से रिप्रेजेंट किया गया, मीटर को तुम्हें पता है एम से डिनोट करते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, मोल को एम ओ एल से, और कैंडेला को सी डी से। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन हुई, इनका शॉर्ट फॉर्म हुआ कि ये वाली यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे। तो ये हुई हमारी 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज, यो सिर्फ खुद से डिफाइन होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी अदर क्वांटिटी के, ये इंडिपेंडेंट है भाई, खुद से डिफाइन होंगी बस। बाकी जो भी सारी क्वांटिटीज होंगी, एग्जांपल प्रेशर इसमें नहीं है, फोर्स इसमें नहीं है, वेलोसिटी इसमें नहीं है, एक्सेशन इसमें नहीं है, वो एक्सेशन, फोर्स वगैरह 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 जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं सब इनसे डिफाइन होंगी, सब में ये 7 में से डिफाइन होंगी। मेनली तो ये 3 में से डिफाइन हो जाएंगी, जैसे प्रेशर इन्हीं 3 में से डिफाइन हो जाएगा, फोर्स इन्हीं 3 में से डिफाइन हो जाएगा। तो मेनली तुम्हारी जो भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बाकी सब, अरे डेंसिटी ले लो, प्रेशर ले लो, फोर्स ले लो, जो फलाना दिमकाना, जो भी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी है सब इनसे डिफाइन होंगी। ये 7 पे डिपेंड करेंगी वो, और मेनली वो 3 पे ही डिपेंड कर जाएंगी। चमका, अरे पक्का, छाप दो। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अरे मजा आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन में मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बातें? सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, बाकी आप करवाओ, आगे देखते हैं कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सुनो, सेकेंड टाइप इज डिराइव्ड। डिराइव्ड, डिराइव का मतलब तुम समझ ही गए, जो कि किसी और से डिराइव हुई। दीज आर दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which are represented by multiplication। सर बड़ी अंग्रेजी लिख रहे हो आप आज। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय अ सुटेबल पावर। अरे सर इतनी अंग्रेजी। बाय अ सुटेबल पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। याद करो इसको, स्कूल में लिखने का काम आएगी। These are those physical quantities which are represented by multiplication or division by a suitable power of basic quantities। सर ये क्या लिखा, थोड़ा थोड़ा बताओ। एग्जाम्पल ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। यही कहते हैं ना हम लोग। हाँ सर, कहते तो यही है कि वेलोसिटी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो लेंथ बाय टाइम आई कुछ। हाँ सर, तो लेंथ क्या थी सर, बेसिक क्वांटिटी। टाइम क्या था सर, बेसिक क्वांटिटी। तो ये लेंथ की पावर कितनी है, 1। लेंथ की पावर कितनी है, 1, और टाइम की पावर 1, और दोनों डिवीजन में है। तो तुमने बेसिक क्वांटिटीज को डिवीजन में रखा और उनकी सुटेबल पावर 1 और 1 यूज करी, तो उससे अपनी डिराइव्ड क्वांटिटी बनी। कौन, वेलोसिटी। समझ में आया कुछ कुछ? और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मास डेंसिटी है ना, डेंसिटी छोड़ो,
एरिया ले लो, बहुत सिंपल है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। सर ये तो स्क्वायर के लिए होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो। अरे तो लेंथ इंटू विड्थ कर लो ना, विड्थ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, हाँ कि ना सन्नाटो? अरे लेंथ और विड्थ दोनों एक ही चीज है, दोनों ही नापे जाते हैं मीटर में, सन्नाटे। तो ये लेंथ का स्क्वायर हुई। लेंथ क्या है? बेसिक क्वांटिटी सर। तो बेसिक क्वांटिटी की पावर क्या रखी सर? 2। तो तुम्हें क्या मिला? एक डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन? एरिया। सो एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ। सुटेबल पावर कितनी? 2। सिमिलरली हम लोग वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ की पावर क्यूब, 3 पावर, तो उसकी सुटेबल पावर कितनी हुई? 3। कौन सी बेसिक क्वांटिटी से निकाला गया वो? सर लेंथ से। हाँ, अभी एक और डिफाइन कर लेते हैं। मान लो कि मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं लेंथ का क्यूब लिख लेता हूं सर। देखो, मास बेसिक क्वांटिटी, लेंथ बेसिक क्वांटिटी। तो जो तुम्हारी मास डेंसिटी आई वो मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है ना? तो मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, और जो तुम्हारा लेंथ है उसकी पावर 3 पे डिपेंड कर रही है। और उन दोनों को किस में रखा गया? डिवीजन में। तो डिवीजन में रखा गया, और सुटेबल पावर कितनी रखी? मास की 1 और लेंथ की 3। चमका। तो सबसे ये अपनी बेसिक क्वांटिटी से तुम्हारी बाकी सारी बाकी सारी क्वांटिटीज डिफाइन हो जाएंगी। सारी फिजिकल क्वांटिटीज अपनी इन बेसिक क्वांटिटी से डिफाइन हो जाती हैं। इसलिए उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि ये डिराइव होती हैं। किन से डिराइव होती हैं? फंडामेंटल से या बेसिक क्वांटिटी से डिराइव हो जाती हैं। ये चमका सन्नाटो पक्का। तो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जो कि होती हैं 7, मेनली मास, लेंथ और टाइम, और भी होती हैं 4। ठीक। जो भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एग्जांपल फोर्स, पावर, एनर्जी, वर्क वगैरह वगैरह वगैरह, फलाना धिमकाना वगैरह वगैरह, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी सारी डिराइव्ड होंगी, और सब बेसिक से डिराइव हो जाती हैं। कैसे डिराइव होती हैं? कुछ उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा या उनका डिवीजन आएगा, और उनकी सुटेबल पावर्स आएंगी, जो भी पावर्स आ रही हैं, तो इनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चमका, छाप दिया, बहुत सही। तीसरा टाइप एक और होता है, उसके बारे में चर्चा करता हूं। राजू राजू चाचा चा चा चा, राजू राजू चाचा हो। सर आप गाना भी गा लेते हो क्या? हाँ, गाना भी गाते हैं, क्यों नहीं गाएंगे? हम क्या फिल्में नहीं देखते? सुनो, थर्ड टाइप होता है सप्लीमेंट्री। सर सप्लीमेंट्री तो वो चीजें नहीं होती जो जिम वाले बंदे लेते हैं, प्रोटीन। अरे नहीं सन्नाटो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। सुनो कौन कौन सी। फर्स्ट है एंगल। सर एंगल ये क्या होता है सर? अरे सन्नाटो, तुम मैथ्स में करते होगे ना, ये वाला एंगल थीटा, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये वाले एंगल की चर्चा कर रहा हूं। ये वाले एंगल की चर्चा कर रहा हूं मैं। एंगल जैसे ये एंगल कितना है सर? 90। ये वाला सर 90। ये सर 90 से कम दिख रहा है, ये तो एक्यूट एंगल है। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा, बहुत सारे एंगल होते हैं। 0 से लेके 360 डिग्री तक एंगल ही एंगल है, बहुत सारे एंगल मिलेंगे। तो अपनी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब एंगल कैसे डिफाइन होता है? एंगल डिफाइन करने का तरीका, मान लो कि ये एक सर्कल का पार्ट होता, तो ये होती है अपनी आर्क लेंथ, और ये होगा अपना रेडियस। तो जो एंगल डिफाइन होता है थीटा, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। इस तरीके से एंगल निकलता है। आर्क लेंथ, ये आर्क बोलते हैं इसको, आर्क। आर्क सर आर तो नहीं बोल रहे, आर साइलेंट होता है, आर्क। आर्क को बोलते हैं, अंग्रेजी भी सीख लो थोड़ी, सन्नाटो, गंवार थोड़ी रहोगे जिंदगी भर। ये आर्क होती है और ये अपना रेडियस। तो आर्क बाय रेडियस इज डिफाइंड एज एंगल। अच्छा, इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं सर? डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सन्नाटो सुनो, इसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है रेडियंस। क्या होती है? रेडियंस। सर बड़ा नया पढ़ा रहे हो आज, बहुत ही नई ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आज। इसकी यूनिट होती है रेडियंस। अच्छा सर, हमने तो डिग्री में पढ़ा था, अब रेडियंस में कैसे पढ़े? सुनो, डिग्री और रेडियन में एक कन्वर्जन है कि तुम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे सर? बताओ। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस।
याद रखना इसको। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो 90 डिग्री कितना होगा सर? पाई बाय 2 रेडियंस। चमक रहा है। तो ये रेडियंस में एंगल डिफाइन होता है। एंगल का फॉर्मूला आर्क बाय दिस रेडियस, तो अपना एंगल आ जाएगा। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम हम लोग यूनिट्स का देंगे वो रेडियंस में देंगे एंगल को। एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। छाप लिया। तो ये पहली सप्लीमेंट्री यूनिट हुई। सेकंड होती है, अरे ये कहां मिट गया? क्या जादू, क्या हो गया ये? ओहो भाई साहब, लिख लेते हैं। क्या था अपना? प्लेन एंगल, है ना? कुछ ऐसा थीटा मान लेते हैं कि ये आर्क लेंथ थी अपनी, आर्क लेंथ, और ये था रेडियस। सो थीटा डिफाइन हुआ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। सर ये क्या भला होती है सॉलिड एंगल? तो ऊपर वाला क्या लिक्विड एंगल था? हाँ कि ना? सर सॉलिड एंगल देखो, तुमने आइसक्रीम वाला कोन देखा? कोन, आइसक्रीम वाला कोन। हाँ सर देखा तो है, कल ही खाई थी बटर स्कॉच। वो जो कोन के बीच एंगल होता है ना, वो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। मान लो कि ये अपना कुछ कोन है, आइसक्रीम वाला कोन। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ ऐसा कोन होगा तो तुम्हें यहां पे ना एक सॉलिड एंगल नजर आएगा 3D में। ये वाला जो एंगल है ये प्लेन में डिफाइन होता है ऐसे कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कुछ 50 डिग्री 60 डिग्री होगा। ये एक प्लेन के लिए डिफाइन होता है, ये 3 डायमेंशन के लिए डिफाइन होता है, 3D के लिए। ये 2D के लिए, ये 3D के लिए। चमका, पक्का, बहुत बढ़िया। तो इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। निकालने का तरीका बता देता हूं, वो बाद में काम आएगा, अभी कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एरिया है वो ए है और ये जो है आर है। तो जो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है वो ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर से डिफाइन होगा। एक्चुअली वो बहुत छोटे एरिया के लिए डिफाइन होता है, ये भी बाद में समझ में आएगा, बट एक बार लिख लो, इट इज डी ए बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से डिफाइन होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ओम, देखा है ओम सिंबल, वो रेजिस्टेंस वाला। हाँ, लगभग वैसा ही इसका सिंबल होता है। तो ये सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? 3D के एंगल के लिए, है ना? अभी तक इतना ही समझो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टेरेडियन से। किसके? स्टेरेडियन। अरे सही लिखे ना स्पेलिंग, एसआर। एसआर इसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्टेरेडियन से डिफाइन होगा। ये डिफाइन होता है रेडियन से, आरएडी इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक, रेडियन से, स्टेरेडियन से। पता नहीं किसने मिटा दिया, कौन कर गया ये जादू। सुनो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। पहली होती है बेसिक, जो कि सिर्फ अपने पे डिपेंड करती हैं, किसी भी दुनिया की किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। मेनली हमने उसमें पढ़ा मास, लेंथ और टाइम। चमका। फिर हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड कौन सी होती हैं? कि भाई डिराइव्ड जो है वो बेसिक क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। उनकी कुछ कुछ पावर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रखेंगे, वहां से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। सप्लीमेंट्री कौन कौन सी? एक तो प्लेन एंगल जो मिट गया अपना, जादू कर गया कोई, एक सॉलिड एंगल। तो ये अपनी फिजिकल क्वांटिटीज हुई। चमका यहां तक? ठीक। फिर हमने पढ़ा कि जो अपनी बेसिक क्वांटिटीज हैं, एग्जांपल मास, लेंथ और टाइम, वो किसी यूनिट्स में तो रिप्रेजेंट होंगी। कोई देश कोई यूनिट लेता है, कोई देश कोई यूनिट लेता है। जैसे कि इंडिया में हम लोग केजीज में रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं अमेरिका वाले उसको पाउंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं मास को। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो हम लोग उस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम हैं, यूनिट्स के सिस्टम। ठीक, तो बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हेडिंग डालो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी तक तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे, अभी हम लोग थोड़ी सी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि यूनिट किस किस तरीके से ली जाएगी। तो इसमें मेनली हम लोग मास, लेंथ और टाइम की यूनिट पे डिपेंडेंट है ये सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम लिए गए मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। फर्स्ट है सीजीएस। नाम से पता चलेगा, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स। तो ये सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाएगा, मास को ग्राम में लिया जाएगा और टाइम को सेकेंड्स में लिया जाएगा। तो उसको बोला गया सीजीएस सिस्टम। समझ में आई बात? ठीक। एक दूसरा होता है एफपीएस। तो ये होता है फुट, पाउंड्स और सेकेंड्स। तो जो भी एफपीएस सिस्टम को यूज करते हैं वो लेंथ को फुट में बताएंगे या फीट में बताएंगे,
मास को पाउंड में बताएंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे। सर इन्होंने भी सेकंड में लिया, इन्होंने भी सेकंड लिया, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। और तुम कुछ भी ले लो, रामलाल सिस्टम बना लो, रामलाल सिस्टम बना लो जिसमें कहो कि भाई मैं ना लेंथ को किलोमीटर में लूंगा और मैं मास को मिलीग्राम में लूंगा और टाइम को मैं आर में लूंगा। ले तुम बनाओ अपना सिस्टम कि भाई मैं तो इसमें ही आंसर दिया करूंगा आज से, जब भी मेरे को लेंथ बतानी है मैं किलोमीटर में बताऊंगा, बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ सिस्टम है वो हमने बनाए हैं, तो मैं उन्हीं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। चौथा है अपना MKS। MKS में M मीन्स मीटर है ना, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकेंड्स, टाइम। तो इसमें लेंथ मीटर में ली जाएगी, मास किलोग्राम में लिया जाएगा और टाइम सेकंड्स में लिया जाएगा। फोर्थ है अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, SI सिस्टम बोलते हैं इसको। SI में वही मीटर में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा और सेकंड्स में रहेगा। तो ये अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ। चमकी बात। तो कई बार बोला जाता है क्वेश्चन में कि भाई इसका आंसर SI यूनिट में दो। SI यूनिट में मतलब कि तुम लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करोगे, मास को केजी में और टाइम को सेकंड्स में। कई बार बोला जाता है कि CGS में रिप्रेजेंट करो, तो जब CGS में लेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की चर्चा करेंगे। तो ये अपने कुछ सिस्टम हुए, 4 सिस्टम। तुम 5वां सिस्टम बना लो, रामलाल सिस्टम। रामलाल में लिखो कि मैं किलोमीटर में बताऊंगा और मास में मिलीग्राम में लूंगा, टाइम में आर में ले लूंगा। बना लो सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सिस्टम में भी कन्वर्जन करेंगे कि भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाने में वैल्यूज में क्या चेंज आएगा, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर उसके लिए अपने को डायमेंशंस पढ़ना पड़ेगा। आज हमने सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज ली, उनके बारे में क्लासिफिकेशन समझा कि वो कितने कितने टाइप की होती हैं, फिर हमने कुछ सिस्टम पढ़ा और ये समझ में आया कि अपने को मेनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ऐसे सिस्टम में अपने को चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है। चमका। अगली क्लास में हम लोग डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आज सिर्फ अपना थोड़ा याद करने का था, कुछ पढ़ने का था। आज कोई असाइनमेंट नहीं है, ऐश करो, आज कोई होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ते रहो, पुराना रिवाइज करते रहो। मोशन 1D रिवाइज कर लो अपना। नीचे अपना मोशन 1D की प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, तो तुम मोशन 1D भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद डायमेंशंस। टिल देन एंजॉय करो, पढ़ाई करो, टेक केयर, टाटा।